हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज साक्षी। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं आप लोग को तो वेलकम बैक बोल रही हूँ, पर मैं खुद ही अपने चैनल पर बहुत टाइम के बाद आई हूँ। जी हाँ, मैंने शायद पूरे 1 साल के बाद मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। ये कुछ रीज़न था, मैंने वीडियोज़ डालने बंद कर दिए थे। मैंने इंस्टा से भी अकाउंट डिलीट कर दिया था अपना, और टेलीग्राम से भी जो चैनल बनाया था वो हटा दिया था, इसीलिए आप लोग को नोट्स नहीं मिलते हैं। आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। पर मैंने अपने चैनल से अपने वीडियोस डिलीट नहीं किए थे, क्योंकि मुझे लगा था कि यार ठीक है, किसी ना किसी को तो हेल्प मिलती रहेगी मेरे वीडियोस से। और उन वीडियोस पे मैंने 1 साल में वीडियो तो नहीं डाला, लेकिन मुझे हर दूसरे दिन हर तीसरे दिन एक कमेंट मिलता रहा और अप्रिशिएशन मिलता रहा। टचवुड कमेंट में कभी मुझे ऐसा कुछ भी सुनने को नहीं मिला कि आप क्या बता रहे हो, समझ नहीं आ रहा। हमेशा मुझे अप्रिसिएशन ही मिला है, तो जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ। इस वजह से मुझे ना थोड़ी सी मोटिवेशन मिली और मुझे लगा कि यार मैंने क्यों ही बंद कर दिया। और मैं उन सारे लोगों को थैंक यू बोलना चाहूंगी जो मेरे वीडियोस ना डालने के बावजूद भी मेरे चैनल से जुड़े रहे। लोगों को भी थैंक यू बोलना चाहूंगी जो मुझे कमेंट करते रहे, मेरे वीडियोस को अप्रिशिएट करते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आप लोग बोर होंगे। तो आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है इमाइल डर्कहाइम। आज की वीडियो के साथ शुरू करते हैं और आज डिस्कस करते हैं इमाइल डर्कहाइम और उनकी सोशल फैक्ट की थ्योरी। सो गाइज विल स्टार्ट द डिस्कशन विद इंट्रोडक्शन ऑफ इमाइल डर्कहाइम। और उससे पहले मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगी कि वीडियो स्टार्टिंग से एंड तक ज़रूर देख लीजिएगा। आई गारंटी यू गाइज कि आप लोगों को इसके बाद किसी और चैनल पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना ही आपको इतना डिटेल्ड सोशल फैक्ट के बारे में कहीं पे भी मैटर मिलेगा, ठीक है। और अगर आपको मैटर चाहिए तो आप मेरे सोशियोलॉजी के टेलीग्राम चैनल पर भी जा सकते हैं, दैट सोशियोलॉजी गर्ल करके, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूँगी। इंस्टा पे भी फॉलो कर लीजिएगा। और जल्दी जल्दी हम अब टॉपिक को समझते हैं, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आप लोग बोर हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, इमाइल डर्कहाइम वॉज बॉर्न ऑन 15 अप्रैल 1858 एट एपिनल इन ईस्टर्न फ्रेंच प्रोविंस ऑफ लॉरेन, ठीक है। इमाइल डर्कहाइम कब पैदा हुए थे? 15 अप्रैल 1858 में। ही वॉज द फर्स्ट फ्रेंच एकेडमिक सोशियोलॉजिस्ट, ठीक है। ये नोट करने वाली लाइन है, प्लीज़ अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा और इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। ही वॉज द फर्स्ट फ्रेंच एकेडमिक सोशियोलॉजिस्ट एंड ही वॉज ऑल्सो कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ द फ्रेंच स्कूल ऑफ सोशियोलॉजी, ठीक है। ये एक चीज़ है जो आप स्टार मार्क कर लीजिए या फिर अंडरलाइन कर लीजिए। फिर हम बात करते हैं मेजर वर्क्स की इमाइल डर्कहाइम के। उससे पहले मैं आप लोग को थोड़ा सा और बताना चाहूँगी इमाइल डर्कहाइम के बारे में, दैट ही वॉज अ फ्रेंच सोशियोलॉजिस्ट, सोशल साइकोलॉजिस्ट एंड फिलोसोफर। ही ग्रू अप इन अ ट्रेडिशनल जिविश फैमिली और डर्कहाइम्स लव फॉर एजुकेशन टुक हिम टू जर्मनी वेयर ही वॉज एक्सपोज टू द साइंटिफिक साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स एंड कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है। डर्कहाइम पढ़ने वाले बच्चे थे, आप लोग की तरह नहीं थे, मजाक कर रही हूँ। डर्कहाइम का पढ़ाई में हमेशा से इंटरेस्ट था। उन्होंने जर्मनी से जो रिस्पेक्टेड सब्जेक्ट्स अभी मैंने बोले, साइंटिफिक साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स एंड कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, इनको लेकर के स्टडी करी थी। जब वो वहाँ से वापस आए फ्रांस, ठीक है, अपनी कंट्री में, तब उन्होंने क्या करा कि आर्टिकल्स पब्लिश करना स्टार्ट कर दिए उन एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे जो उन्होंने वहाँ पर करे थे, जो वो रहे वहाँ पर, पढ़ाई करी उन्होंने उस यूनिवर्सिटी में या उस कॉलेज में, उस जगह पे उन्होंने जो एक्सपीरियंसेस उन्हें हुए थे उसके बेसिस पर उन्होंने आर्टिकल्स पब्लिश करने स्टार्ट कर दिए। और जो उनका पब्लिकेशन था दैट अर्नड हिम prominent place in the Department of Philosophy at University of Bordeaux in 1887, ठीक है। उसकी वजह से, उन आर्टिकल्स के पब्लिकेशन की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गए थे। अब इनके मेजर वर्क्स की बात करें तो द डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी, द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड, जिसमें इन्होंने सोशल फैक्ट की बात करी थी जो हम आगे डिस्कस करेंगे, सुसाइड, द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ, एडुकेशन इन सोशियोलॉजी, पेडागोगिकल इवोल्यूशन इन फ्रांस। सॉरी अगर यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन की मिस्टेक हो तो इसको आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा, ठीक है। अब इसमें लिखा हुआ है पब्लिश्ड पोस्ट्यूमसली इन 1938, यानी कि ये इमाइल डर्कहाइम के मरने के बाद ये पब्लिश हुई थी। मॉन्टेस्क्यू एंड रोसो, डर्कहाइम डाइड ऑन नवंबर 15, 1917 इन पेरिस, ठीक है। अब इसके बाद आगे हम देख लेते हैं, डर्कहाइम डेवलप्ड अ स्ट्रॉन्ग एंड डिफरेंट मेथोडोलॉजी कंबाइनिंग एम्पिरिकल रिसर्च विद सोशोलॉजिकल थ्योरी। डर्कहाइम जो थे वो पॉजिटिविस्टिक थे, वो अगस्त कॉम्टे से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे। तो उन्होंने क्या करा था कि एक डिफरेंट मेथोडोलॉजी को डेवलप करा था, जिसमें उन्होंने एम्पिरिकल रिसर्च को कंबाइन करा था, एम्पिरिकल रिसर्च को भी इंट्रोड्यूस करा था। अब एम्पिरिकल रिसर्च क्या है कि ऐसी रिसर्च जो कि आपके एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड होती है, फैक्चुअल होती है, एक्सपेरिमेंटल होती है, ठीक है।
इसके बाद देखते हैं डखाइम वॉज कंसर्न अबाउट द इंटेग्रिटी एंड कोहेरेंस ऑफ सोसाइटी इन मॉडर्निटी। डखाइम का जो मेन कंसर्न था वो ये था कि ये जो बदलता हुआ समाज है, जो मॉडर्निटी आ रही है, इसकी वजह से जो सोसाइटी की एक इंटेग्रिटी है, कोहेरेंस है, कहीं वो ना खो जाए। ठीक है, डखाइम यूज्ड साइंटिफिक टूल्स एज स्टैटिस्टिक्स, सर्वेज, ऑब्जर्वेशंस एंड एनालिसिस इन हिज वर्क। ठीक है, उन्होंने इन सारी विधियों का आप कह सकते हैं यूज़ किया था। इन 1895 डखाइम सेट अप द फर्स्ट यूरोपियन डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी एट द यूनिवर्सिटी ऑफ बोर्डो एंड बिकेम द फर्स्ट प्रोफेसर ऑफ सोशियोलॉजी। अब ये भी यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज़ है, ये थोड़ा सा यहाँ पे मैंने ना काट दिया है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही गलत हो गया था। 1895 की जगह मैंने 1985 लिख दिया था, तो सॉरी फॉर दिस। और मेन जो याद करने वाली बात है वो ये है कि 1895 में दुर्खीम ने, ठीक है, डखाइम ने सेटअप द फर्स्ट यूरोपियन डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, जिसकी ही वजह से उन्हें क्या कहा जाता है, फादर ऑफ द फ्रेंच स्कूल ऑफ सोशियोलॉजी। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। फॉर डखाइम सोशियोलॉजी वॉज द साइंस ऑफ इंस्टीट्यूशन, यानी कि डखाइम का ये कहना था कि इंस्टीट्यूशंस ही हैं जिसकी वजह से सोशियोलॉजी है। ठीक है, इंस्टीट्यूशंस क्या कि ह्यूमन का ही बनाया हुआ एक स्ट्रक्चर आप कह सकते हैं, कई लोगों को मिला करके। इंस्टीट्यूशंस में क्या क्या आते हैं, फैमिली आता है, मैरिज आता है, ये सारी चीज़ें क्यों बनाई गई हैं, ताकि एक कॉन्स्ट्रेंट बना रहे। ठीक है, सोसाइटी पे एक कंट्रोल बना रहे और सोसाइटी प्रॉपर रेगुलेट करती रहे। आगे अब हम देखते हैं, ही वॉज द मेजर प्रोपोनेंट ऑफ स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा समर्थन करते थे स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म का। इसको भी मैं ब्रीफ में बता दे रही हूँ। स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म मतलब कि सोसाइटी को वो एक बहुत जटिल समाज के रूप में देखते थे। ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स सोसाइटी के रूप में देखते थे, जिसमें वो कहते थे कि बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स हैं जो कि यूनाइट होके एक साथ आके वर्क करते हैं, जिसकी वजह से सोसाइटी हमारी जो है वो रेगुलेट करती है। एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे हमारी बॉडी है, अलग अलग पार्ट्स हैं, ठीक है, लेकिन सारे मिल करके काम करते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो बॉडी है वो वर्क करती है, प्रॉपर वर्क करती है। अगर कोई भी एक पार्ट है जो हमें प्रॉब्लम देता है, ठीक है, हमारी बॉडी का अगर कोई भी एक पार्ट में प्रॉब्लम आ जाए तो उससे हमारी पूरी बॉडी में इफेक्ट पड़ता है। वही चीज़ वो यहाँ पे कहते थे। ही बिलीव्स सोशल साइंस शुड बी प्योरली होलिस्टिक एंड ऑल्सो क्वाइंड द टर्म लाइक मैकेनिकल सॉलिडारिटी एंड कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। तो डखाइम कहते थे कि सोशल साइंस शुड बी प्योरली होलिस्टिक, मतलब इट शुड बी कंसिडर्ड एज अ होल। ठीक है, WHOLE वाला। उनका कहना था कि आप इसको ना अलग अलग मत देखो, आप इसको जो सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से देखो चीज़ों को। आप साइकोलॉजिकल या बायोलॉजिकल या फिर फिजियोलॉजिकल जो आपका एक पर्सपेक्टिव है उसको हटा दो और सोशियोलॉजी को एज एन इंडिविजुअल साइंस, ठीक है, एज अ होल साइंस आप उसकी स्टडी करो। Social phenomena are social facts and these are the subject matter of sociology, also considered social facts sui generis unique। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। उन्होंने सोशियोलॉजी का जो सब्जेक्ट मैटर था उसको क्या कहा है, सोशल फैक्ट्स, यानी कि सोशल फैक्ट्स आर दी सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी। ठीक है, ये चीज़ आपको अपने दिमाग में बैठानी है। अब अगर आपके मन में बड़ी जिज्ञासा हो रही हो कि भाई ये सोशल फैक्ट क्या है, तो ज़रा सब्र रखो, ठीक है, रुको ज़रा, अभी आगे पढ़ेंगे उसके बारे में। ऑल्सो कंसिडर्ड सोशल फैक्ट स्यू जेनरस। स्यू जेनरस का मतलब होता है यूनिक। ठीक है, और आई गेस ये एक लैटिन फ्रेज़ है जिसका मतलब होता है ऑफ इट्स ओन काइंड। ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान में रखना है, ये आपसे पूछा जा सकता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं, इन नवंबर 1917 डखाइम डाइड लिविंग हिज लास्ट ग्रेट वर्क ला मोरल, यानी कि मोरालिटी, विद ओनली अ प्रिलिमिनरी इंट्रोडक्शन। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि उनका जो लास्ट इनकम्प्लीट वर्क था वो क्या था, मोरालिटी। आप इसको भी थोड़ा सा अपने दिमाग के किसी कोने में ना सेट कर दो। डखाइम वॉज ऑल्सो नोन फॉर सोशल फैक्ट, सेक्रेट प्रोफेन, डाइकोटॉमी या डाइकोटमी, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, कलेक्टिव परफॉर्मेंस एट्सेट्रा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू डखाइम सोसाइटी इज़ प्रायर टू इंडिविजुअल। अब कई सोशियोलॉजिस्ट ने क्या कहा है कि इंडिविजुअल है तो सोसाइटी है, ठीक है, ह्यूमन बीइंग है तो सोसाइटी है, लेकिन इन्होंने क्या कहा, इन्होंने बिल्कुल बात ही पलट दिए, जज्बात ही पलट दिया। ठीक है, आगे आप लोग समझदार हो, नहीं बोलूँगी मैं, ठीक है, सब इंस्टा चलाते होंगे। तो इन्होंने कहा कि सोसाइटी इज़ प्रायर टू इंडिविजुअल, समाज सर्वोपरि है, समाज ईश्वर है। ये एक फ्रेज़ भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि ये स्टेटमेंट किसने दी थी। तो इन्होंने
इंडिविजुअल को अहमियत ना दे करके समाज को अहमियत दी। डर्कहाइम टुक डिफरेंट टॉपिक्स फ्रॉम डिफरेंट फिनोमेना और डिफरेंट सब्जेक्ट एंड इंट्रोड्यूस देम इन सोशोलॉजी इन अ टोटल डिफरेंट वे एंड एनरिच द सब्जेक्ट। अब डर्कहाइम ने क्या किया कि अलग अलग टॉपिक्स को अलग अलग सब्जेक्ट से ले करके सोशोलॉजी में डाला, सोशोलॉजी में इंट्रोड्यूस करा, जिसकी वजह से जो एक सब्जेक्ट था हमारा सोशोलॉजी वो काफ़ी ज़्यादा एनरिच्ड हो गया। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप ले लीजिए सुसाइड की बात साइकोलॉजिकल टर्म में होती है, ठीक है। डिवीज़न ऑफ लेबर ये आप पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स में, अगर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि जो डिवीज़न ऑफ लेबर है इसकी बात होती है इकोनॉमिक्स में भी, ठीक है। तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि इन्होंने अलग अलग टॉपिक से अलग अलग सब्जेक्ट उठाए और उसको सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से, सोशोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन करा, और जो एक सब्जेक्ट था, ठीक है, जिसको इन्होंने कहा था कि उसे एक एज अ होल समझना चाहिए, एज अ होल पढ़ना चाहिए, उसे इन्होंने और ज़्यादा एनरिच कर दिया। ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाई प्लेटो, एरिस्टोटल, कॉम्टे, कांत, स्पेंसर, डेवे, मिल एट्सेट्रा। कई सारे ऐसे सोशियोलॉजिस्ट थे जिनसे वो काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे। जैसे प्लेटो से वो इन्फ्लुएंस थे। प्लेटो ने क्या कहा था कि प्लेटो ने सोसाइटी को ना एज अ यूनिफाइड सिस्टम देखा था, ठीक है। और उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने भी सोसाइटी को होलिस्टिक टर्म्स में देखा था, उन्होंने भी सोसाइटी को एज अ होल देखा था। एरिस्टोटल भी उन्हीं का समर्थन करते थे, प्लेटो का, ठीक है। और जिसकी वजह से जो डर्कहाइम है उनसे इन्फ्लुएंस थे। कॉम्टे से तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं। कॉम्टे की जो पॉजिटिविस्टिक अप्रोच थी, जो स्ट्रक्चरल फंक्शनल एक फिनोमेना है उनका, जो उनकी थिंकिंग है, उससे ये काफ़ी ज़्यादा क्या थे, इन्फ्लुएंस थे। फिर उसके बाद इन्होंने किसको किसको इन्फ्लुएंस किया, उनके भी नाम आप देख लीजिए। पियर बोर्डियू हैं, कॉलिन्स है, इवांस प्रिट्चार्ड हैं, मेलिनोस्की हैं और कई सारे सोशोलॉजिस्ट हैं, ठीक है। अब आती है हमारी बारी समझने की सोशल फैक्ट्स को, ठीक है। अब मैं बोलूँगी आप लोग से कि थोड़ा सा सीरियस हो जाइए, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, ताकि आप लोग को सोशल फैक्ट बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। अब फैक्ट्स क्या होते हैं, तथ्य यानी कि रियलिटी। तो अगर हम बात करें इमाइल डर्कहाइम की डेफिनीशन की, तो देखो डेफिनीशन तो बदलने वाली है नहीं, डेफिनीशन आप लोग को याद करनी पड़ेगी। डर्कहाइम डिफाइंड सोशल फैक्ट एज वेज ऑफ एक्टिंग, थिंकिंग एंड फीलिंग एक्सटर्नल टू द इंडिविजुअल एंड इंडोड विद अ पावर ऑफ कोअर्शन बाय रीजन ऑफ विच दे कंट्रोल देम, ठीक है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा आप लोग को ये डेफिनेशन भी समझाने की कोशिश करती हूँ। बाय द वे, इन्होंने ये जो सोशल फैक्ट का ये जो थियोरी है, फिनोमेना है आप कह सकते हैं, इन्होंने ये दिया था अपनी बुक द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड्स में, ठीक है। तो आपको ये भी याद रखना ही रखना है। तो सो गाइज आप कह सकते हैं कि जो सोशल फैक्ट्स है ना, दीज आर दी शेयर्ड एक्सपेक्टेशंस एंड कलेक्टिव थॉट्स, ठीक है। आपके इंडिविजुअल एक्शन का इसमें कोई रोल नहीं है, और ये क्या करते हैं, इंडिविजुअल एक्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं, जैसे आपके सोशल रोल्स, नॉर्म्स, लॉज एट्सेट्रा। एक्सटर्नल टू इंडिविजुअल, फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए आपके यहाँ गेस्ट आए हुए हैं, आप नहीं चाहते हैं, एक्सटर्नल टू इंडिविजुअल का मतलब यहाँ पे समझिएगा, आप अंदर से नहीं चाहते हैं कि वो आपके यहाँ आए, लेकिन सोशल फैक्ट जो है वो आपसे क्या करवाएगा, आप जाएंगे, आप प्रॉपरली उनको वेलकम करेंगे, ठीक है, और जो सारी चीज़ें होती हैं वो करेंगे, उनको बिठाएंगे, ठीक है, उनसे अच्छे से बात करेंगे। यहाँ पर जो आपकी इंटरनल फीलिंग है कि आप चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, वो आप शो नहीं कर सकते, और यही है सोशल फैक्ट। सोशल फैक्ट क्या है, वो आपको बताता है दैट यू हैव टू बिहेव इन फ्रंट ऑफ योर गेस्ट, है ना, यू हैव टू बिहेव प्रॉपरली, यू हैव टू वेलकम देम। ये चीज़ें हैं जो सोशल फैक्ट हमसे करवाता है, आपकी इंटरनल फीलिंग से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल दूसरा हम समझते हैं, हम स्कूल जाते हैं, ठीक है, हमारा मन नहीं है कि हम टाई पहने, हमारा मन नहीं है कि हम आई कार्ड गले में टांग के घूमें, ये मैं वो चीज़ से बता रही हूँ जो मेरा एक्चुअली करने का मन नहीं करता था। तो लेकिन ये क्या है, एक बाउंडेशन है कि हमें करना पड़ेगा, हमारा उस पर कोई बस नहीं चलेगा, और अगर हमने वो चीज़ नहीं करी तो हमें उसकी पनिशमेंट मिलेगी या कोई हमें दूसरे कॉन्सिक्वेंसेस देखने पड़ सकते हैं। तो यहाँ पे वही चीज़ कही गई है कि जो हम एक्ट करते हैं, हम चाहते हो या नहीं चाहते हो, लेकिन हम जो एक्ट करते हैं, सोचते हैं, ठीक है, जैसा हम एक्सप्रेस करते हैं अपनी फीलिंग इंटरनली क्या है आपके, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है।
एंड एंडोड विद द पावर ऑफ कोअर्शन, यानी कि ये क्या करता है कि आपसे वो चीज़ें कराता है जो आप नहीं करना चाहते हो, या आपको उन चीज़ों को करने से रोकता है जो आप करना चाहते हो। ये क्या करता है, आपको एक रेगुलेशन में बांध देता है, ठीक है, कि आपको ये चीज़ करनी है, ये चीज़ नहीं करनी है, आपका मन हो या नहीं हो। द वैल्यूज़, नॉर्म्स, कल्चर एंड सोशल स्ट्रक्चर दैट गो फर्दर एंड एक्सरसाइज सोशल कंट्रोल आर द सोशल फैक्ट्स। अब क्या है कि आप मैं एक और एग्जाम्पल लेती हूँ कि मैरिजेस, ठीक है, आप इंटरकास्ट करना चाहते हो, लेकिन क्या है कि आपकी जो वैल्यूज़ हैं, नॉर्म्स हैं, जो आपके यहाँ का जो कल्चर है, वो आपको रोकता है कि नहीं, आप नहीं कर सकते, ठीक है। आपकी इंडिविजुअल सोच क्या है, अब चीज़ें बदल गई हैं वो बात अलग है, लेकिन एज अ एग्जाम्पल अगर आप देखें तो इंटरनली आप क्या चाहते हैं, लेकिन आप करते क्या हैं, वो उन चीज़ों में क्या होता है, डिफरेंस आ जाता है, जो कि सोशल फैक्ट की वजह से आता है। डखाइम आर्ग्यूड दैट द डिसिप्लिन ऑफ सोशियोलॉजी शुड बी अंडरस्टूड एज द एम्पिरिकल स्टडी ऑफ सोशल फैक्ट। डखाइम ने कहा कि जो सोशियोलॉजी एक डिसिप्लिन है उसको कैसे समझना चाहिए, ये जो सोशल फैक्ट्स हैं इन्हीं की एम्पिरिकल स्टडी, यानी कि इन्हीं की साइंटिफिक स्टडी, इन्हीं की एक्सपेरिमेंटल फैक्चुअल स्टडी करके हम सोसाइटी को समझेंगे, सोशियोलॉजी को समझ सकते हैं। डखाइम कंसिडर्ड सोशल फैक्ट एज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी and must be studied as distinct from biological and physiological phenomena। इन्होंने क्या कहा कि सोशोलॉजिकल फैक्ट को इन्होंने सब्जेक्ट मैटर कहा सोशियोलॉजी का, जिसको हमें बायोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल या साइकोलॉजिकल फिनोमेना से अलग रख के सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में समझना पड़ेगा, ठीक है। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, वेज ऑफ एक्टिंग, थिंकिंग एंड फीलिंग एक्सटर्नल टू द इंडिविजुअल and endowed with a power of coercion by reason of which they control them। social facts जो हैं वो क्या आप पे कंट्रोल बना के रखते हैं, आपसे वो चीज़ें कराते हैं जो शायद आप नहीं करना चाहते, या आपको वो चीज़ें नहीं करने देते हैं जो आप करना चाहते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये क्या करते हैं, आप पे कंट्रोल बना के रखते हैं, जिसकी वजह से आप ना चाहते हुए भी वैसा एक्ट करते हैं जैसा सोशल फैक्ट्स चाहते हैं, या जो आपके नॉर्म्स, वैल्यूज़, कल्चर्स आपको सिखाते हैं। सोशल फैक्ट्स आर स्यू जनरस एंड दे आर गाइड एंड कंट्रोल ऑफ कंडक्ट। अब यहाँ क्या कहा गया है कि सोशल फैक्ट्स आर ऑफ इट्स ओन काइंड, सोशल फैक्ट्स आर यूनिक, ठीक है। दे आर गाइड एंड कंट्रोल ऑफ कंडक्ट, वो क्या है, हमें गाइड करते हैं, हम पे कंट्रोल मेंटेन करते हैं। एंड आर केपेबल ऑफ एक्सरसाइजिंग सम कोअर्सिव पावर अपॉन इंडिविजुअल। यहाँ पे कोअर्सिव पावर का होता है, मतलब यही होता है कि जो चीज़ें आपको नहीं करनी वो आपसे करवा लेंगे, जो आप करना चाहते हो वो आपको नहीं करने देंगे। फिर उसके बाद ही सेड दैट स्टडी ऑफ सोसाइटी मस्ट इशू रिडक्शनिज्म एंड द स्यू जनरस सोशल फैक्ट कैन ओनली बी अंडरस्टूड इन सोशोलॉजिकल टर्म। अब यहाँ पे क्या कहा गया, यहाँ पे वही ऊपर वाली लाइन फिर से रिपीट हो गई है कि जो रिडक्शनिज्म है उसको बॉयकॉट करना चाहिए। इशू का मतलब यही होता है कि हमें बॉयकॉट कर देना चाहिए उन चीज़ों को। सॉरी अगर मैं मेरा प्रोनाउंसिएशन गलत है तो, ठीक है। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि सोशल फैक्ट्स को सोशोलॉजिकल टर्म्स में पढ़ना चाहिए, ना कि फिजियोलॉजिकल या बायोलॉजिकल टर्म्स में पढ़ना चाहिए। आगे इन्होंने कहा डखाइम ट्रीटेड सोशल फैक्ट एज थिंग्स। अब यहाँ पे नोट करने वाली चीज़ क्या है कि उन्होंने सोशल फैक्ट को थिंग कहा, चीज़ कहा। चीज़ है तो जाहिर सी बात है कि इंडिविजुअल के बाहर होगी, इंडिविजुअल के अंदर नहीं। आपकी फीलिंग कोई चीज़ नहीं है, आपकी थिंकिंग कोई चीज़ नहीं है, इसीलिए इन्होंने सोशल फैक्ट को ना एक चीज़ का नाम दे दिया, थिंग का नाम दे दिया, ताकि आप उसको थिंग समझ करके और उसके हिसाब से चीज़ें समझो, पढ़ो और करो। दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ द इंडिविजुअल्स डिज़ायर और विल। यहाँ पे साफ साफ वही चीज़ें रिपीट कर करके बताई जा रही हैं कि भैया आप क्या सोचते हो उससे हमें कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है। आपका क्या डिज़ायर है, आपकी क्या इच्छा है, इससे हमें कोई भी फ़र्क नहीं है, इससे सोशल फैक्ट पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ द इंडिविजुअल्स डिज़ायर। द ट्रू नेचर ऑफ सोशल फैक्ट लाइज इन द कलेक्टिव और एसोसिएशनल कैरेक्टरिस्टिक्स इनहेरेंट इन सोसाइटी। यानी कि इसका इंडिविजुअल से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। ये कहाँ पे लाई करता है, कलेक्टिव और एसोसिएशनल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। इंस्टीट्यूशंस हो गए, आपके ऑर्गेनाइजेशंस हो गए, यहाँ पर उनकी बात होती है।
अब इनके टाइप्स की बात करते हैं। तो पहला टाइप आता है स्ट्रक्चरल और मॉर्फोलॉजिकल। अब ये जो मॉर्फोलॉजिकल वर्ड है ना, ये क्या है, एक बायोलॉजी की शायद एक ब्रांच है जो किससे डील करती है, विद द फॉर्म्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। ठीक है, अगर हम बायोलॉजिकल टर्म में देखें तो यहाँ पे हमें सिर्फ इतने से मतलब है कि ये केवल स्ट्रक्चर और फॉर्म से मतलब रखता है। ठीक है, द सब स्ट्रेटम ऑफ कलेक्टिव लाइफ इज मेड अप by these structural or morphological social phenomena, the nature of communication system, the distribution of population over the surface of territory etc. अब यहाँ पे क्या कहा गया है कि यहाँ पे structure से मतलब होता है institution, organization हो गया, ठीक है, communication system हो गया। ठीक है, जो पहला टाइप है उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, आपका कम्युनिकेशन सिस्टम हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन हो गया, मतलब आपका सरफेस ऑफ टेरिटरी, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। इसका टोटल मतलब है स्ट्रक्चर से। दूसरा आता है इंस्टीट्यूशनलाइज सोशल फैक्ट, दे आर मोर और लेस जनरल एंड वाइडली स्प्रेड इन दी सोसाइटी, द कलेक्टिव नेचर ऑफ सोसाइटी एज अ होल इज़ रिप्रेजेंटेड बाई दीज सोशल फैक्ट्स। जो सोसाइटी का एक कलेक्टिव नेचर है, ये जो इंस्टीट्यूशनलाइज सोशल फैक्ट है, ये उनको रिप्रेजेंट करता है और ये बहुत ही कॉमन और जनरल है, आपको हर तरह की सोसाइटी में मिल जाएगा। क्या क्या आता है इन फैक्ट्स में, एडुकेशन आता है, मोरल्स आते हैं, वैल्यूज़ आती हैं, लॉज आते हैं, रिलीजन एट्सेट्रा। नॉन इंस्टीट्यूशनल सोशल फैक्ट तीसरा टाइप आता है। अब ये जो नॉन इंस्टीट्यूशनल सोशल फैक्ट हैं, मे बी इनको आप ठीक से ऑब्जर्व ना कर पाएँ। क्यों? बिकॉज दीज आर स्पॉन्टेनियस। ठीक है, ये अचानक आ जाते हैं, इनका कोई क्रिस्टलाइज्ड कोई ठोस फॉर्म नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि आपको हर सोसाइटी में हर समय प्रेजेंट मिल जाए, आप इनको ऑब्जर्व कर पाएँ। ठीक है, इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, शिवलरी, मोरालिटी, कंजर्वेटिज्म। और ये क्या होते हैं, ये इनके पास ना कोई अपनी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होती है, कभी ये आ जाते हैं स्पॉन्टेनियसली, कभी नहीं होते हैं। तो ये 3 टाइप्स हो गए सोशल फैक्ट्स के। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको किसी भी चीज़ में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे प्लीज़ बता दीजिएगा कमेंट करके। मैं मान लीजिए अगर आपको टाइप्स नहीं समझ आए तो आई विल ट्राई टू मेक शॉर्ट्स ऑफ टाइप्स ऑफ सोशल फैक्ट। ठीक है, तो मैं उसमें कोशिश करूँगी कि और किसी तरीके से आपको समझा पाऊँ। अब डखाइम फर्दर डिस्कस्ड अबाउट द नॉर्मल एंड पैथोलॉजिकल सोशल फैक्ट। अब यहाँ पे 2 और नए टर्म इंट्रोड्यूस हो गए, वो क्या है, नॉर्मल और पैथोलॉजिकल। He makes a distinction between the two and explains that a social fact is normal in a society of a certain type at certain phase in its evolution. Every deviation from this standard is pathological social fact. नॉर्मल सोशल फैक्ट का एग्जाम्पल क्या बताया इन्होंने, सम डिग्री ऑफ क्राइम इज़ इनएविटेबल इन एनी सोसाइटी एंड क्राइम टू दैट एक्सटेंट इज़ नॉर्मल अकॉर्डिंग टू डखाइम। However, an extraordinary increase to the rate of crime is pathological. इन्होंने कहा कि जो सोशल फैक्ट है वो हर तरह की सोसाइटी में पहली चीज़ तो पाया जाता है। ऐसा नहीं है कि इंडिया में सोशल फैक्ट पाया जा रहा है, कहीं और नहीं पाया जा रहा है। ठीक है, तो इन्होंने वही चीज़ कही कि जो सोशल फैक्ट्स हैं वो हर तरह की सोसाइटी में प्रेजेंट है, लेकिन वो ऐसे सोशल फैक्ट्स नहीं होने चाहिए जो सोसाइटी की रेगुलेशन में, सोसाइटी का जो एक मतलब तरीका है रेगुलेट करने का, उसमें कोई भी डेविएशन अगर होता है तो वो सोशल फैक्ट्स क्या होते हैं, पैथोलॉजिकल हो जाते हैं। इन्होंने एग्जाम्पल में बताया कि सम डिग्री ऑफ क्राइम इज़ इनएविटेबल इन एनी सोसाइटी। मतलब इन्होंने कहा कि सोसाइटी में, इन्होंने क्राइम का एग्जाम्पल दिया कि क्राइम हर सोसाइटी में पाया जाता है। ठीक है, ये एग्जाम्पल भी आप लोग को थोड़ा सा ध्यान में रखना है क्योंकि उन्होंने क्राइम को ना पैथोलॉजिकल नहीं कहा था, हम थोड़ा आगे भी डिस्कस करेंगे। तो इन्होंने कहा कि क्राइम ना हर एक सोसाइटी में पाया जाता है एट सम डिग्री। ठीक है, लेकिन अगर वही क्राइम इंक्रीज़ हो जाए, उस क्राइम का रेट इंक्रीज़ हो जाए, तो वो क्या होता है, पैथोलॉजिकल में टर्न ले लेता है। ठीक है, अब जैसे हम मान लेते हैं क्राइम कैसे, चोरी हो गई, चाइल्ड लेबर हो गया, है तो क्राइम ना, लेकिन आप अपने आसपास बहुत आराम से देख सकते हैं। आप थोड़े से शहरों में निकल जाइए, दिल्ली जैसे शहरों में निकल जाइए, तो आपको चाइल्ड लेबर आराम से मिल जाएगा। और आप ये चीज़ भी जानते हैं कि ये जो क्राइम, ये क्या है, क्राइम है। लेकिन डखाइम ने कहा कि अगर ये इस लेवल पे भी क्राइम नहीं होगा तो सोशियोलॉजी में ना चेंजेस नहीं आएंगे।
और चेंजेस सोसाइटी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। अगर क्राइम होगा तो हम उन पे फोकस करेंगे तो हम उनको थोड़ा सा मॉडिफाई करने की कोशिश करेंगे या हम उनको बदलने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से नए लॉज आएंगे, नए रूल्स आएंगे, तो सोसाइटी में क्या होगा, चेंज आएगा। ठीक है, तो उन्होंने ये बात कही थी। अब आगे हम देखते हैं, नॉर्मल सोशल फैक्ट्स आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड यूजफुल सोशल फैक्ट्स। ठीक है, इन्होंने नॉर्मल सोशल फैक्ट्स को कहा कि ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब ये लगभग आपको हर सोसाइटी में मिल जाएंगे और यूज़फुल हैं, ये सोसाइटी को ना और ज़्यादा अच्छे से रेगुलेट करने में हेल्प कर रहे हैं। It also helps in the maintenance of society and social life. But the normality of a social fact varies from society to society. ये लाइन आपको ध्यान रखनी। इन्होंने कहा कि जो नॉर्मेलिटी है ये वेरी करती है, मतलब कि कोई सोशल फैक्ट जो यहाँ पर नॉर्मल है वो कहीं और पर पैथोलॉजिकल हो सकता है। कोई सोशल फैक्ट जो कहीं पर पैथोलॉजिकल है वो आपके यहाँ पर नॉर्मल हो सकता है। जैसे हम एग्जाम्पल ले लें कि सती प्रथा थी, बाल विवाह था, एक टाइम पर वो नॉर्मल था, आज के टाइम पर वो क्या है, पैथोलॉजिकल है। डाइवोर्स है, कुछ सोसाइटीज़ हैं जहाँ पर वो नॉर्मल हैं। फॉरेन चले जाइए आप, बहुत नॉर्मल चीज़ है। हमारे यहाँ लेकिन वो क्या है, अभी भी कहीं कहीं पैथोलॉजिकल देखी जाती है कि ये बहुत ज़्यादा क्या है, पैथोलॉजिकल एक टर्म है। दूसरा, फॉरेन में आप जो ग्रीट करने का तरीका होता है, लोग हक करते हैं, हैंडशेक करते हैं, किस करते हैं एक दूसरे को, अगर वही चीज़ यहाँ पर हो जाए तो वो क्या होगी, नहीं एक्सेप्टेड होगी। ठीक है, पैथोलॉजिकल माना जाएगा। तो इन्होंने यहाँ पर ये एक चीज़ कह दी कि जो नॉर्मेलिटी है इन नॉर्मल सोशल फैक्ट्स की, ये वेरी करती है सोसाइटी टू सोसाइटी। अब उसके बाद हम लोग देख लेते हैं आगे, पैथोलॉजिकल सोशल फैक्ट्स माइट बी एसोसिएटेड विद सोशल प्रॉब्लम्स एंड कैन क्रिएट प्रॉब्लम्स इन द मेंटेनेंस एंड प्रॉपर रेगुलेशन ऑफ द सोसाइटी। तो यहाँ से मुझे लगता है आपको नॉर्मल और सोशल फैक्ट में थोड़ा सा डिफरेंस समझ में आ गया होगा। डर्कहाइम आर्ग्यूड दैट क्राइम इज़ नॉट पैथोलॉजिकल बट इमोरल। ये एक लाइन है जिस पे डर्कहाइम को काफ़ी क्रिटिसिज्म मिला था, क्योंकि डर्कहाइम ने क्या कहा कि क्राइम जो है वो पैथोलॉजिकल नहीं है, क्या है, इमोरल आप कह सकते हैं इसको। उन्होंने क्या कहा कि जो क्राइम है ना, ये क्या करता है कि हमारी जो बिलीव है पहले से, हमारे जो वैल्यूज़ हैं, ये क्या करता है, कहने का सेंस कि हम जो मानते चले आ रहे हैं, ठीक है, अगर उससे कोई कुछ भी अलग करता है तो हमें क्या होता है कि अरे यार इसने तो बहुत गलत कर दिया। पर ऐसा हो सकता है कि उसने गलत नहीं सही किया हो, हम जिन वैल्यूज़ को, जिन बिलीव्स को मानते चले आ रहे हैं, हो सकता है उनमें हमें कुछ चेंजेस की ज़रूरत हो। ठीक है, तो ये क्या कहते हैं कि जो क्राइम है वो क्या करता है, डिफाई करता है उन बिलीव्स, वैल्यूज़ को जो हम मानते चले आ रहे हैं, और हमें एक अपॉर्चुनिटी देता है कि हम उन बिलीव्स, उन वैल्यूज़ को एक साइंटिफिक तरीके से, एक एम्पिरिकल रिसर्च के थ्रू समझने की कोशिश करें, एक साइंटिफिक व्यू पॉइंट से देखें और उसको बदलने की कोशिश करें इफ़ नेसेसरी। अगर वो वैल्यू, वो नॉर्म बदलने लायक है, उसमें चेंजेस की ज़रूरत है तो हम बदलें। तो इन्होंने कहा कि जो क्राइम है ना उसको एबनॉर्मल कहना गलत है, जिसकी वजह से इनका क्रिटिसिज्म हुआ था। क्राइम इज़ प्रेजेंट इन ऑल टाइप ऑफ सोसाइटी। इन्होंने क्या कहा कि क्राइम जो है हर तरह की सोसाइटी में प्रेजेंट है। फिर देखिए आगे इन्होंने वही बात कह दी कि इन्होंने कहा कि जो क्राइम है हर सोसाइटी में प्रेजेंट है और ये क्या करता है, एक अपॉर्चुनिटी देता है जो एग्जिस्टिंग नॉर्म है उसको वापस से मॉडिफाई करने का या रीअफर्म करने का। इकोनॉमिक क्राइसिस जैसे अभी श्रीलंका में आया, ठीक है, तो अब हम उसको पैथोलॉजिकल फैक्ट कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, वो नॉर्मल नहीं है कहीं से कहीं तक। बाढ़ आई, ठीक है, उसकी वजह से जो नुकसान हुआ वो हम सोशोलॉजिकल फैक्ट कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, वो नॉर्मल नहीं है कहीं से कहीं तक किसी भी सोसाइटी के लिए। और आप कह सकते हैं ये क्या था, स्पॉन्टेनियस था, आया चला गया। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैंने डिफ्रेंशिएट करके लिख दिया ताकि आपको और आसानी से समझ में आ जाए नॉर्मल सोशल फैक्ट क्या होता है, पैथोलॉजिकल सोशल फैक्ट क्या होते हैं। मुझे नहीं लगता कि इसे मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। बढ़ते हैं आगे। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल फैक्ट। तो पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है एक्सटर्नैलिटी। तो डर्कहाइम ने क्या कहा, कि सोशल फैक्ट्स एग्जिस्ट आउटसाइड इंडिविजुअल कंसाइंस। मतलब आपकी जो चेतना है, आप जो सोचते हैं, उससे सोशल फैक्ट का कोई लेना देना नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, ऑल द लॉज एंड कस्टम्स लाई एक्सटर्नल टू इंडिविजुअल। ठीक है, जो लॉज हैं, कस्टम्स हैं, वो आपके एक्सटर्नल हैं और उन्हें आपको मानना पड़ेगा।
आप चाहें तो ना चाहें तो, ठीक है। सोशल फैक्ट्स क्या हैं, ऑलरेडी गिवन इन सोसाइटी एंड रिमेन एग्जिस्टेंस इररिस्पेक्टिव ऑफ बर्थ और डेथ ऑफ एन इंडिविजुअल। मतलब इंडिविजुअल क्या है, पैदा होता है, मर जाता है सोसाइटी में, लेकिन जो सोशल फैक्ट्स हैं, जो रूल्स हैं, नॉर्म्स हैं, कल्चर हैं, वैल्यूज़ हैं, वो हमेशा रहती हैं, ठीक है। लैंग्वेज हो गई, कस्टम हो गई, ये सारी चीज़ें। कॉन्स्ट्रेंट दूसरा आता है क्या, कॉन्स्ट्रेंट। सोशल फैक्ट आर कोअर्सिव एंड इट इम्पोजेस इटसेल्फ ऑन द इंडिविजुअल एंड दे हैव टू फॉलो इट। यहाँ पे वही वाली बात हो गई कि जो सोशल फैक्ट्स हैं ये क्या हैं, कोअर्सिव हैं, ये अपने आप को क्या करते हैं, आप पर थोपते हैं, आप कह सकते हैं, गला सूख गया, सॉरी। तो ये क्या करते हैं, आप अपने आप को आप पर क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं एनी हाउ। सोशल फैक्ट एक्सरसाइज कॉन्स्टेंट ऑन इंडिविजुअल, ये क्या करते हैं, आप पर ना थोड़ा सा कंट्रोल मेंटेन करते हैं। दे आर ऑब्लिगेटरी फॉर ऑल एंड इफ़ इंडिविजुअल अटेम्प्ट टू रेजिस्ट सोशल फैक्ट दे असर्ट देमसेल्फ, ठीक है। अगर आप इनको रेजिस्ट करने की कोशिश करते हैं तो भी आप नहीं कर सकते हैं, ये आप पे क्या किए जाएंगे, असर्ट किए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल एडुकेशन, बिलीव्स, लॉज एट्सेट्रा। कोई लॉ है, ठीक है, बहुत सारे लॉज हैं, हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि आप सारे लॉज के साथ ना एग्री करते हो सकता है आपके हिसाब से कुछ लॉज होंगे जो गलत होंगे, जो बदलने चाहिए, लेकिन आप क्या सोचते हैं, है ना, वो उन पे लागू नहीं होता है, उनसे उन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर है इंडिपेंडेंस। एक्सटर्नल और इंडिपेंडेंस लगभग कुछ मिलता जुलता सा है। एक सोशल फैक्ट्स बदले नहीं जा सकते हैं आपके द्वारा, इसलिए कभी कोशिश भी मत करिएगा। आई होप कि समझ में आ रहा होगा आपको, इसमें ऐसा एक्सप्लेन करने जैसा कुछ नहीं है, ये उसका कैरेक्टर बताया गया है कि इंडिपेंडेंट होते हैं, आपकी जो कॉन्शियसनेस है, आपकी जो थिंकिंग है, आपकी जो फीलिंग है, उससे इन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। और ये कहाँ पर, दीज आर बॉन्ड ऑफ द एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है, मतलब यहाँ पर कलेक्टिविटी की बात की गई है। जनरलिटी, सोशल फैक्ट्स आर जनरल विच इज़ स्प्रेड आउट इन द सोसाइटी कलेक्टिवली एंड नॉट इंडिविजुअली। बार बार वही चीज़ बताई जा रही है कि जो सोशल फैक्ट्स हैं ये जनरल हैं और आपको हर तरह की सोसाइटी में मिल जाएंगे। रूल्स फॉर द ऑब्जर्वेशन ऑफ सोशल फैक्ट्स। सो गाइज़, एक्चुअली मैंने सोचा था कि मैं सारा एक ही वीडियो में पढ़ा दूंगी, पर वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबा हो रहा है, तो मैं सोच रही हूँ कि जो रूल्स हैं इसको ऑब्ज़र्व करने के, वो मैं किसी दूसरे वीडियो में पढ़ा दूँ। तो आई होप कि मैंने जितनी चीज़ें आपको अभी तक समझाई हैं वो समझ में आ गई होंगी। ये वीडियो यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ 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 मैं एक